स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, टेस्ट, बीपीएससी, टीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। चूँकि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार और शनिवार का दिन जो होता है वो व्याकरण से संबंधित वीडियो का दिन होता है। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो आपको पहले सवाल का ये उत्तर बताना है कि हिंदी भाषा को जो है वो किस लिपि में लिखा जाता है। ए कह रहा है गुरमुखी लिपि, बी कह रहा है बंगाली लिपि, सी कह रहा है देवनागरी लिपि, और डी कह रहा है कि तमिल लिपि। तो आपको ये बताना है कि हिंदी जो होती है उसको हम किस लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आपको बताना है कि किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ए कह रहा है अंग्रेजी, बी कह रहा है उर्दू, सी कह रहा है हिंदी, और डी कह रहा है तमिल। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर दूसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन जो है वो हिंदी की उपभाषा नहीं है। ए कह रहा है मराठी, बी कह रहा है पश्चिमी हिंदी, सी कह रहा है पूर्वी हिंदी, और डी कह रहा है राजस्थानी। तो आपको बताना है कि हिंदी की उपभाषा इसमें से कौन नहीं है। तो हिंदी की जो उपभाषा नहीं है वो मराठी नहीं है, अर्थात विकल्प ए जो है वो तीसरे का उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आपको ये बताना है कि कौन सी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मगही। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखो, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। मगही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवें में कह रहे हैं हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पांचवें में आपको ये बताना है कि कौन सी जो हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी में लिखी जाती है। ए सिंधी, बी पंजाबी, सी बांग्ला, और डी नेपाली। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला या नेपाली। तो हिंदी के अतिरिक्त जो है वो नेपाली जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। विकल्प डी जो है पांचवें का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। यह आपको बताना है कि हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है। ए कह रहा है सामी हामी, बी कह रहा है भारोपी, सी कह रहा है काकेसी, और डी कह रहा है कि पापुई। तो आपको बताना है कि हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है। विकल्प बी जो है वो आपके छठवें का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में क्या कह रहे कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। आपको बताना है कि आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है। ए कह रहे कि 1600 ईसा पूर्व के आसपास, बी कह रहे कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास, सी कह रहे कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास, और डी कह रहे कि 1300 ईसा पूर्व के आसपास। तो आपको ये बताना है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ है, ये आपको बताना है। तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। विकल्प बी जो है आपका सातवें का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें में कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ए कह रहा है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी कह रहा है कि अपभ्रंश साहित्य में, सी कह रहा है कि अमीर खुसरो की पुस्तकों में, और डी कह रहा है कि जयभट्ट के शिलालेखों में। तो आपको ये बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग अगर देखें तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में करें कि निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। आपको ये बताना है कि किसकी लिपि जो है वो देवनागरी नहीं है। ए कह रहा है संस्कृत, बी कह रहा है मराठी, सी कह रहा है तमिल, और डी कह रहा है हिंदी। तो आपको बताना कि किसकी लिपि जो है देवनागरी नहीं है। तो देखिए, संस्कृत, मराठी और हिंदी इन तीनों की लिपि जो है देवनागरी है, लेकिन तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है। तो विकल्प सी जो है 9वें का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वां में कह रहा है केतु का पर्यायवाची है। आपको ये बताना कि केतु का पर्यायवाची इनमें से कौन है। ए कह रहा है राहु, बी कह रहा है नाग, सी कह रहा है अंकुश, और डी कह रहा है ध्वज। तो आपको केतु का पर्यायवाची बताना है सवाल नंबर 10वें में। ए कर राहु, बी कर नाग, सी कर अंकुश, और डी कर ध्वज। तो केतु का पर्यायवाची ध्वज होता है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा।
ये 11 में देखें क्या करे कर, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अब अंतस्थ ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो य, र, ल और व, ये तीनों अंतस्थ ध्वनियां होती हैं। अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा विकल्प अंतस्थ का नहीं है। ए करा व, बी करा ब, सी करा र, डी करा ल। तो आपको बताना कि कौन सा अंतस्थ इसमें से नहीं है। तो देखिए व, र और ल तीनों अंतस्थ हैं, लेकिन ब नहीं है, तो अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, यह ओष्ठ ध्वनि है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कर इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण की पहचान करनी है। ए करा त, बी करा फ, सी करा र, डी करा श। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण की पहचान करनी है। तो ऊष्म वर्ण जो है वो विकल्प डी है, श, ये ऊष्म वर्ण है, बाकी ऊष्म वर्ण नहीं है। चले 13 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा कौन सा इनमें से आपको मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये बताना है। ये बताना है कि कौन सा जो है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ए करा ट, बी करा ठ, डी करा ड, सी करा ड और डी करा द। तो आपको बताना कि कौन सा जो है वो मूर्धन्य ध्वनि इसमें से नहीं है। तो आपको जो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए ट, ठ और ड ये तीनों मूर्धन्य ध्वनि है, लेकिन द नहीं है। द जो है वो दंत ध्वनि है, अर्थात विकल्प डी जो है वो आपके 13वें का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो 14 में आपको ये बताना है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। ए करा संस्कृत, बी करा फारसी, सी करा अंग्रेजी और डी करा उर्दू। तो आपको ये बताना है कि हिंदी में अधिकांश शब्द जो है वो किस भाषा से आए हैं। संस्कृत से आए हैं, फारसी से, अंग्रेजी से या उर्दू से। तो हिंदी के अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत से आए हैं, तो विकल्प ए जो है उत्तर आपके 14 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। आपको बताना कि किसका उच्चारण जो है वो कंठ नहीं है। ए कह रहा है क, बी ख, सी ग और डी ड। तो आपको बताना कि किसका उच्चारण जो है वो कंठ नहीं है। ए, बी, सी और डी में से किसका नहीं है। तो देखिए क, ख और ग इन तीनों का उच्चारण तो कंठ है, लेकिन ढ का उच्चारण जो है वो नहीं है। इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण जो होता है आपका मूर्धन्य होता है। तो विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब आते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको 4 विकल्प दे हैं, इसमें से जो सही है विकल्प उसका चयन करना है। ए कह रहे कि ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। बी कह रहे कि पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। सी कह रहे कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। और डी कह रहा है कि य, र, ल, व उस वर्ण है। तो आपको ये बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो ए कह रहा है कि ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, तो ये तो गलत बात है, ये उनको स्थान प्राप्त नहीं है, वो क्षिप्त व्यंजन है। इसको जो है हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। बी कह रहे कि पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, तो ये भी गलत है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। सी कह रहे कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है, तो ये विकल्प जो है आपका 16 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। डी कह रहे कि य, र, ल, व ऊष्म वर्ण है, तो गलत बात है, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहे कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है ऊष्म इसमें नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ए करे श, बी करे स, शी करे श। तो आपको बताना कि कौन सी ध्वनि नहीं है, और डी करे झ। तो जो ऊष्म ध्वनि नहीं है वो उसको आपको बताना है। तो देखिए ऊष्म ध्वनि श, श, श तीनों ऊष्म ध्वनि होती है, जबकि झ जो है ऊष्म ध्वनि नहीं है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो उत्तर सही हो जाएगा 17 का डी। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि जिन ध्वनि व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है, ऐसे उच्चरित व्यंजन को कहते हैं। तो आपको बताना कि इनको क्या कहते हैं। ए करे संघर्षी, बी करे दंत, सी करे मूर्धन्य और डी करे काकल्य। तो आपको बताना कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है, ऐसे उच्चरित व्यंजन को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे जो है दंत कहते हैं। विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहे हैं कि दंतोष्ठ किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि दंतोष्ठ जो है वो किसे कहते हैं। एक कह रहे कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दोनों होठों से के स्पर्श से होता है। बी कह रहे कि जिन ध्वनियों व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और निचले होंठ से स्पर्श से होता है। सी कह रहे कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। और डी कह रहे कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण काकल स्थान से होता है। तो आपको बताना कि दंतोष्ठ किसे कहते हैं। सवाल नंबर 19 का उत्तर आपको देना है। तो देखो भाई, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और निचले होंठ से होता है उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि संघर्षी ध्वनि किसे कहते हैं।
आपको ये बताना है कि संघर्षी ध्वनि किसे कहते हैं, ये आपको बताना है कि सवाल नंबर 20 में। ए करे सौ, बी करे अड़ौ, सी करे यौ और डी करे कौ। तो आपको बताना है कि संघर्षी ध्वनि जो है वो किसे कहते हैं, सवाल नंबर 20वें में। तो देखिए संघर्ष ध्वनि जो है वो विकल्प ए है, सौ को कहते हैं। तो 20वें का ए जो है वो सही हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में संयुक्ताक्षर कौन सा है, तो आपको निम्न में संयुक्ताक्षर जो है उसको बताना है। ए करे त्र, बी करे श, सी करे ट, डी करे आ। तो आपको बताना कि संयुक्ताक्षर कौन सा इसमें है। तो देखो स, ट और आ तो संयुक्ताक्षर नहीं है। ए व्यक्ति जो है वो संयुक्ताक्षर है। त्र है जिसमें त और र का संयोग होता है, त और र से बनता है। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि समष्टि का विलोम शब्द है। आपको समष्टि का विलोम शब्द बताना है कि समष्टि का विलोम क्या होता है। ए करे विशिष्ट, बी करे व्यष्टि, सी करे अशिष्ट और डी करे अपृष्ट। तो आपको समष्टि शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है। तो देखो समष्टि का विलोम जो है बच्चों वो होता है व्यष्टि, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में क्या कह रहे हैं, 23 में कह रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन है। आपको उस व्यंजन का चुनाव करना है जो मूर्धन्य है। ए करे प, बी करे य, सी करे श और डी करे ट। तो आपको बताना है सवाल नंबर 23 में कि इसमें कौन सा जो है वो मूर्धन्य है, उसका चुनाव करना है। तो मूर्धन्य है विकल्प डी में, अर्थात ट जो है वो क्या है, वो मूर्धन्य है। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ए करे स्वर, बी करे व्यंजन, सी करे वर्ण और डी करे अक्षर। तो आपको बताना कि कौन सी ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं। तो वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 25 नंबर में, कह रहे कौन सा वर्ण घोष नहीं है। आपको बताना कि कौन सा वर्ण जो है वो घोष नहीं है। ए करे ए, बी करे छ, सी करे अ और डी करे ड। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें घोष जो है वो नहीं है। घोष वर्ण कौन नहीं है, 25 में आपको ये बताना है। तो देखिए जो घोष नहीं है वो विकल्प बी घोष नहीं है, बाकी सभी घोष हैं। घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है और सभी स्वर जो है वो घोष होते हैं। तो छ जो है वो दूसरा वर्ण है, इसलिए घोष ये नहीं है। सवाल नंबर 25 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 26 में। 26 में क्या कह रहे हैं किस शब्द में री स्वर नहीं है। आपको बताना कि किस में जो है वो री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। ए करे कृपा, बी करे कृष्ण, सी करे दृष्टि और डी करे रिवाज। तो आपको ये बताना कि री स्वर का प्रयोग जो है किस में नहीं किया गया है। कृपा में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, दृष्टि में नहीं है या रिवाज में नहीं है। तो देखिए रीश जो स्वर है उसका प्रयोग रिवाज में नहीं किया गया है, बाकी तीनों में री का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 27 में। 27 में करें कि अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। ए कर विप्सा, बी कर उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी असंगत। तो आपको बताना कि कौन जो है वो इसमें अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। विप्सा, उत्प्रेक्षा, उपमा या असंगत। तो देखो उत्प्रेक्षा, उपमा और असंगत ये तीनों जो है वो अर्थालंकार के उदाहरण है, जबकि विप्सा जो है वो शब्द अलंकार है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28 में। 28 में कह रहे कि टकसाली भाषा कहते हैं। आपको ये बताना है कि टकसाली भाषा कहते हैं। ए करे कि संस्कृतनिष्ठ भाषा को, बी करे ग्रामीण भाषा को, सी करे परिनिष्ठित भाषा को और डी करे कृत्रिम भाषा को। तो 28 में आपको ये बताना है कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं। संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। तो देखो टकसाली भाषा जो है वो परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29 में। कर्क निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। आपको बताना कि भाषा की प्रकृति इसमें से कौन सी है प्रमुख। ए करे सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी करे कि जटिलता से सरलता की ओर, सी करे कि भावों से विचारों की ओर और डी करे विचारों से भावों की ओर। तो 29 का उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा, कि भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है। तो भाषा की जो प्रमुख प्रवृत्ति होती है, पहले जटिल फिर सरल, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 30वां। 30वां कहते हैं कोई भी बोली या भाषा मानकता प्रदान करने पर हो जाती है। ए करे ध्रुव, बी सरल, सी भावपूर्ण और डी सरस। तो 30 में आपको बताना है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्रदान करने पर हो जाती है, ध्रुव हो जाती है, सरल हो जाती है, भावपूर्ण हो जाती है या सरस हो जाती है। तो भाषा क्या हो जाती है, भाषा सरल हो जाती है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।